Hello dear students, welcome to OLE. OLE that stands for Online Learning with Expert, and I am here to solve your problems, queries, doubts and complications. So we were studying the atom. Okay, our chapter was atom, dual nature of matter, in which we were studying about the atom. Okay, today we will study about atomic spectrum. So our today's topic is atomic spectrum. थोड़ा फ्लैशबैक की बात हो जाए तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उस मॉडल में दो कमियां थी, दो डेफिशिएंसीज थी। पहली डेफिशिएंसी क्या थी कि वो मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहा था। एटम्स स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं कर पा रहा था। कैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं। क्यों एक्सेलरेट हो रहे हैं? क्योंकि इनकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है और ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं। एक्सेलरेटेड मोशन करते हुए चार्ज रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं और एनर्जी लॉस करते हैं। तो एनर्जी अगर कॉन्टिन्यूसली ये लॉस करते रहेंगे तो न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेंगे और एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। राइट, तो स्टेबल नहीं था। और ऐसा क्यों था? बोहर ने इसका कंक्लूजन, इसका क्या सोल्यूशन क्या दिया? बोहर ने इसका सोल्यूशन ये दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात तो रेडिएशन इनसे होता नहीं है, रेडिएशन एमिट करते नहीं है, एनर्जी जरूर गेन और एमिट करते हैं, ठीक, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही कहीं पर भी नहीं रिवॉल्व कर रहे हैं। इनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक। और अगर उस ऑर्बिट की एनर्जी उतनी ही होगी जितनी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, यानी वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी उस ऑर्बिटल एनर्जी के बराबर होगे वो उसी ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर वो गेन किए या लॉस किए तो फिर उनका अपना ऑर्बिट भी चेंज हो जाएगा, ठीक। तो उसका सोल्यूशन इन्होंने ये बता दिया था। दूसरा जो डेफिशिएंसी थी वो ये थी कि जब किसी गैस को अगर हम किसी हीट देते थे तो हीट देने पे वो एक स्पेक्ट्रम देता था और वो जो वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम होता था वो बहुत डिस्क्रीट होता था, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता था, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देता था। क्यों देता था डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों मिलता था? इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने नहीं दिया। सो दीज वेयर द टू पॉइंट्स विच वेयर नॉट एक्सप्लेन्ड, या फिर हम कहें कि जिनका कोई सोल्यूशन रदरफोर्ड ने नहीं बताया या जिसका कोई रीजन रदरफोर्ड ने नहीं बताया। बोहर ने स्टेबिलिटी का हमने आपको बताया कि उसका सोल्यूशन क्या दिया। अब आज हम बात करेंगे जो दूसरी डेफिशिएंसी थी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में, यानी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का क्या रीजन होगा। We will talk about that in our today's session, and that is atomic spectrum, right? So let's start today's session. Hope that you are enthusiastic enough. Okay, एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे तो आपका एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है, as well as mine too. Okay, तो स्पेक्ट्रम क्या है? आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि अगर कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये प्रिज्म से जब बाहर निकलती है तो स्प्लिट हो जाती है, ठीक, स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स के एक स्पेक्ट्रम में, ठीक। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिस्पर्जन। डिस्पर्ज हो जाती है और ये जो हमें कलर्स मिलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। VIBGYOR, विबग्योर, ठीक। ये हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम में, ठीक, इस स्पेक्ट्रम में 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच की वेवलेंथ्स होती हैं और वो वेवलेंथ्स कॉन्टिन्यूअस होती हैं। यानी जो वेवलेंथ्स होंगी वो कैसी होंगी? 4000, फिर 4001, 4002, 4003,
तो अलग अलग जो कलर्स हैं, जैसे ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर के 1000 शेप होंगे, 1000 और ग्रीन कलर से बने हुए कलर्स होंगे, उनकी अलग अलग वेवलेंथ होगी। ठीक, तो हर एक पे 4000 के बाद 4001 पे जो हमारा वायलेट कलर होगा उसको थोड़ा सा डिम होगा, 4002 पे होगा थोड़ा और ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, थोड़ा और वायलेट कलर थोड़ा और स्ट्रांग होगा। ठीक, रेड में उसके बाद इंडिगो आएगा। तो कहने का मतलब उस सब के डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है इसमें कॉन्टिन्यूसली वेवलेंथ्स मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि 4000 एंगस्ट्रॉम मिली और उसके बाद 4030 मिली। 4000, 4001, 4002 से लेके 8000 तक कॉन्टिन्यूस एक स्पेक्ट्रम मिलता है। बहुत सारे कलर्स मिलेंगे विबग्योर में, केवल यही इतने कलर्स नहीं होंगे, हजारों कलर्स होंगे। ठीक, अलग अलग तरह के। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम किसी गैस को, ये कोई गैस है, मान लिया हमने हाइड्रोजन गैस है, ठीक, इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस हमने मान ली कि फिल्ड है। अब इस हाइड्रोजन गैस को अगर हम हीट करें, कैसे हीट करेंगे? करंट देंगे इसको। ठीक, करंट दी, इलेक्ट्रिक करंट से इसको अगर हम हीट करें तो हम पाते हैं कि जो इस गैस का स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, इसकी वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक, हीट करने पे क्या होगी, बहुत सारी कलर्स मिलेंगे। गैस जो है बहुत सारे इसके कलर्स मिलेंगे, यानी अलग अलग वेवलेंथ्स होंगी इसकी। तो वो जो वेवलेंथ्स होंगी वो डिस्क्रीट वेवलेंथ होगी। डिस्क्रीट इन द सेंस कि हमें मिली 4000 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद 4500 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम, इस तरह से। ठीक, तो ये डिस्क्रीट वेवलेंथ्स मिलती हैं पास कराने पे इससे, या फिर हम करंट दे दें या इससे व्हाइट लाइट पास कराएं। ठीक, अगर हाइड्रोजन गैस से अगर हम व्हाइट लाइट पास कराएं और यहाँ किसी स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम चेक करें तो स्पेक्ट्रम में हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक, अगर हम इससे व्हाइट लाइट पास करा दें इस गैस से, ठीक, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा, उसमें कुछ फिक्स्ड वेवलेंथ्स की 4000, 4600 या 500 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, इस तरह से मिलेंगी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ्स, राइट। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ्स नहीं मिलेंगी। अब इसका क्या रीजन है जो हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है? What is the reason for getting this discrete spectrum? Continuous spectrum क्यों नहीं मिलता है? इसका रीजन बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया, सॉल्यूशन बताया कि क्यों ऐसा होता है, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट। होप आपको दोनों चीजें समझ में आ गई कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या प्रॉब्लम थी। ये पहली प्रॉब्लम हमने पिछले सेशन में पढ़ा, इसके जस्ट ठीक पहले वाला सेशन जो था, यानी हमने, अगर आप YouTube पे वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 डालेंगे तो आपको समझ आएगा इसका पूरा सॉल्यूशन वहाँ पे कि स्टेबल क्यों नहीं है। ठीक, बोहर्स मॉडल आप डालिएगा, बोहर्स मॉडल में ये पूरा आएगा कि बोहर ने क्या सॉल्यूशंस बताए, कंक्लूजन्स बताए कि जो रदरफोर्ड ने बताया था स्टेबिलिटी के बारे में, रदरफोर्ड ने कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया था और उन्होंने बताया था कि डिफरेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, वो बस मूव कर रहे हैं इसके चारों तरफ। तो वो डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप डालेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑन यूट्यूब, ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट, एंड यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट। सेकेंड जो प्रॉब्लम थी डेफिशिएंसी, उसके बारे में हम आज बात करेंगे और बताएंगे उस डेफिशिएंसी से किस तरह से ये जो यही डेफिशिएंसी है कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन बताया बोहर ने। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दैट। ओके, सो व्हाट बोहर सजेस्टेड, सो एक्सप्लेनेशन फॉर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेनेशन
for discrete spectrum. क्या है? एटम जो होता है ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया और ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया। तो ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, या इसको फर्स्ट मानते हैं हम, इसको सेकंड मानते हैं, इसको थर्ड, और ये फोर्थ है, ठीक। दिस वन इज फोर्थ। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स और भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। जो भी हम एटम ले रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो यहाँ हमने माना कि 4 ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं, ठीक। अब हर एक ऑर्बिट की एक एनर्जी होगी, फिक्स्ड एनर्जी। उस ऑर्बिट की जितनी एनर्जी होगी उस एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में मोशन कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। जैसे थर्ड ऑर्बिट है, इसकी कुछ फिक्स्ड एनर्जी होगी, उस एनर्जी के जितनी एनर्जी इस ऑर्बिट की होगी उतनी ही एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहे होंगे, राइट। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन कोई एक्सटर्नल एनर्जी गेन करता है और उस एक्सटर्नल एनर्जी को गेन करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक। एक्साइटेड स्टेट में गया यानी नेक्स्ट ऑर्बिट में चला गया, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में वो बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर पाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर वापस अपने पेरेंट ऑर्बिट में आता है। लेकिन जब पेरेंट ऑर्बिट में वापस आएगा तो उसको वो एनर्जी जो उसने गेन की थी वो वापस करनी होगी, क्योंकि पेरेंट ऑर्बिट में वो उतनी ही एनर्जी रख सकता है जितनी उस ऑर्बिट की एनर्जी है। उससे ज़्यादा अगर एनर्जी उसके पास है देन इट हैव टू रिलीज दैट एनर्जी। हेंस व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन विच जम्प्स फ्रॉम second orbit to third orbit or third orbit to fourth orbit, right? Then when it comes back to the third orbit, then it release photons. फोटॉन को रिलीज करेगा। फोटॉन क्या था? जो एक्सटर्नल एनर्जी इसने गेन की थी और जिसकी वजह से ये थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप किया था, एक्साइटेड स्टेट में चला गया था। पर एक्साइटेड स्टेट यानी फोर्थ ऑर्बिट में ये ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया और डी एक्साइटेड होके वापस थर्ड ऑर्बिट में आया और डी एक्साइटेड होने के ड्यूरेशन में इसने फोटॉन एमिट किया, ठीक। वो एनर्जी एमिट कर दी जो इसने एक्सेस ली थी थर्ड से फोर्थ जाने में, जो इसके पास एक्सेस एक्सटर्नल एनर्जी आ गई थी जिसकी वजह से ये एक्साइटेड स्टेट में गया था। इट विल रिलीज दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, राइट। अब पहला जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी क्या होगी? तो हमें मालूम है, yesterday we have in our previous session we have studied कि टोटल एनर्जी होती क्या है। किसी ऑर्बिट की, किसी सेल की एनर्जी होती क्या है? टोटल एनर्जी जो होती दैट इज E इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये होती है। अब अगर फर्स्ट मान लो हाइड्रोजन का एटम है, ये एटम जो है मान लिया हमने कि हाइड्रोजन का है, राइट। इफ दिस इज हाइड्रोजन एटम तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो पहला ऑर्बिट है यानी फॉर n इज इक्वल टू 1 एनर्जी क्या होगी? E1 इज इक्वल टू -13.6 Z 1 हो गया और N भी 1 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये E1 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? E2 इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर 1 हो गया अपॉन N स्क्वायर यानी 4, यानी 4 3 जा 12.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी होगी। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? E3 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 9 1 जा 9.5
एंड 1 माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस 13.6 अपॉन 16। So what will be the value of this? Minus 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग, ठीक, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लें और क्या आएगा, 2 डिजिट में दे दें, 8 एंड 0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स, राइट। सो दिस विल बी, तो ये 4 ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट्स जो हैं उनकी डिफरेंट एनर्जी है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आया और वो जंप कर गया फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, ठीक, तो ज़्यादा देर यहाँ पे स्टे नहीं कर पाएगा, वापस जाएगा अपने पेरेंट ऑर्बिट में। तो सेकेंड से जब फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो फोटॉन की एनर्जी होगी, ठीक। वो एनर्जी क्या होगी उस फोटॉन की, वो अगर हमें निकालनी है तो E इज इक्वल टू क्या होगा, En2 माइनस En1, राइट। और E इज इक्वल टू क्या होगा, फोटॉन की एनर्जी क्या होती है हम जानते हैं, hc अपॉन लैम्डा। एनर्जी ऑफ फोटॉन is equal to hc upon lambda, where h is Planck constant, c is the speed of light, lambda is wavelength, right? So hc upon lambda is equal to E n2 minus E n1, right? अब E n2 minus E n1 करते हैं तो hc upon lambda is equal to En2 कितना है, N2 के लिए एनर्जी लेवल माइनस 3.4 माइनस En1, N1 कितना है, माइनस 13.6, राइट। सो hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3.6, 13.6 माइनस 3.4, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, ठीक। ओके, लेट मी रब दिस। ओके, सो नाउ इफ वी विल सॉल्व दिस, व्हाट वी विल गेट, लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए, राइट। सो लैम्डा इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, hc अपॉन लैम्डा, hc अपॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब इसके दो तरीके हैं, इसको या तो हम ऐसे सॉल्व करें पूरा, लैम्डा इज इक्वल टू h प्लांक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 10.2, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलें तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगी लैम्डा की वैल्यू जो है कुछ, या फिर इसका एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि सीधे सीधे हम लिख दें लैम्डा इज इक्वल टू 12375 अपॉन जो भी ई आ रहा है, एनर्जी जो ये आ रही है, ठीक, फोटॉन की ईपी लिख लेते हैं, चलो ईपी, और ये भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखनी है ये, ठीक। तो अगर हम इसको डायरेक्ट कर दें तो लैम्डा हमें कितना मिल जाएगा, 12375 अपॉन ईपी कितना हमने निकाला था, ये ईपी यही आया था ना, hc अपॉन लैम्डा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो अपॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 1213.23 मीटर, ये वेवलेंथ आ जाएगी, ओके, 1213.23 मीटर। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम इसके बेसिस पे। अच्छा, इसका एक और भी शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट क्या है वो भी जान लो।
हमें निकालना है EP इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1, राइट। फोटॉन की एनर्जी सेकेंड से फर्स्ट में जंप किया, ठीक। तो इसमें हमें निकालना है, तो EP इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1। सो E इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है टोटल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस, यहाँ एन की जगह क्या हो जाएगा N2 स्क्वायर माइनस 13.6 EN1। अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या थी, माइनस 13.6 इंटू N1 की जगह पे क्या लिख देंगे, जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस ये भी था, ठीक, और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये भी माइनस होगा ना, EN2 माइनस EN1, सो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 13.6 अपॉन N1 स्क्वायर, जेड स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक, ये बचा। EP क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा, फोटॉन की एनर्जी क्या है, hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये हो गया। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.6 अपॉन hc इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। H और C की वैल्यू रख देते हैं, 13.6 अपॉन H की वैल्यू 13.6 अपॉन H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 जेड स्क्वायर, और अंदर वही 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये हो गया, राइट। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरे को, तो ये हमें मिलता है 1.07 इंटू 10 टू पावर 7, 1.09 लगभग 1.09 इंटू 10 टू पावर 7 के करीब मिलता है, ठीक। और जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, राइट। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ये है, ठीक, ओके। तो इसको जो है हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, R से डिनोट करते हैं, R इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10 टू पावर 7, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट, राइट। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। बहुत ही आसान फार्मूला आपको मिल गया लैम्डा निकालने का, वेवलेंथ निकालने का बहुत ही आसान फार्मूला मिल गया, ठीक। अब देखो इसमें जब हम N1 N2 की वैल्यू रखेंगे, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला अब हम लैम्डा जब निकालेंगे डिफरेंट ऑर्बिट्स में, तो मान लो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में गया, जंप किया, ठीक, या सेकेंड से थर्ड में गया, या थर्ड से वापस सेकेंड में आया, कुछ भी हो सकता है भाई। एनर्जी या तो वो गेन करेगा, गेन करने पे फर्स्ट से सेकेंड में जाएगा,
लॉस करेगा सेकंड से फर्स्ट में आएगा, ठीक। तो एनर्जी गेन करेगा या लॉस करेगा, लैम्डा उसका अलग अलग ऑर्बिट से, जिस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग अलग अलग लैम्डा आएगा। अब यहाँ पे लैम्डा जो हमें मिलेगा वो क्या कॉन्टिन्यूअस होगा? कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। n1 और n2 या n3 या n4 इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा भाई। n1 n2 n3 n4 इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। डिस्क्रीट मिलेगा हमें, जो लैम्डा मिलेगा, जो वेवलेंथ मिलेंगी वो डिस्क्रीट मिलेंगी, है ना। कॉन्टिन्यूअस वेवलेंथ कैसे मिल सकती हैं? इस फार्मूले में हमें इस फार्मूले की मदद से ही वेवलेंथ्स मिलेंगी, है ना। तो इस फार्मूले से हमें तो वेवलेंथ जो मिलेंगी वो कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होंगी, वो तो डिस्क्रीट होंगी, क्योंकि एक हमने फिक्स यहाँ पे फार्मूला बता दिया। यहाँ पे कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट हो जाएगा, n1 n2 की वैल्यू चेंज होगी। कौन सा किस में से फर्स्ट से सेकंड में जंप कर रहा है या सेकंड से थर्ड में जंप कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक फिक्स्ड वैल्यू लैम्डा की मिलेगी, डिस्क्रीट वैल्यू, ना, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। तो ये जो है बोहर ने बताया कि इस तरह से हम, जो दूसरा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल में, वॉट एवर द सेकेंड ड्रॉबैक वॉज रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ दिस। उसका सोल्यूशन क्या बताया कि लैम्डा डिस्क्रीट क्यों मिल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है या एनर्जी में गेन करता है या वापस आता है, एनर्जी वापस लॉस करता है, रिलीज करता है, तो उस हिसाब से लैम्डा जो है, वेवलेंथ जो है, हमें डिस्क्रीट मिलती जाती है, ठीक। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर गेटिंग द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ओके, so now I would like to wind up session over here. Hope you got the concept, what was the reason for the getting discrete spectrum. We'll meet in the next session. Till then, stay healthy, stay happy.